बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऊपर। और आज की इस वीडियो में या आज के इस पार्ट में इस एपिसोड में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेक्शन के ऊपर, यानी MCQ सेक्शन में। और MCQs का जो सेक्शन है उसमें आज हम कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करें और आपके इस सब्जेक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो इफ़ यू आर रेडी, आई एम रेडी, लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, पहली और बुनियादी बात ये होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, जो मेरा भी मानना है वो ये है कि आप उस सब्जेक्ट के जो एक हाई लेवल ओवरव्यू है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। और OB के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को पता नहीं होता या फुली अवेयर नहीं होते ये सब्जेक्ट है क्या, बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम करते क्या है या पढ़ते क्या है, राइट। तो क्विकली जरा देखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकूं कि ये सब्जेक्ट इनफैक्ट है क्या और इसमें हम स्टडी क्या करते हैं। अगर ये आप जान लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप एड्रेस कर सकेंगे बड़ी आसानी से, राइट। तो इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन को, और हम फिर ये देखते हैं कि ये तीनों आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं और एक का दूसरे के ऊपर असर कैसे होता है, इफेक्ट कैसे होता है, या एक एंटिटी या इंडिविजुअल ग्रुप के ऊपर या ग्रुप इंडिविजुअल के ऊपर और इंडिविजुअल और ग्रुप मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे असरअंदाज होते हैं। तो ये तीन एंटिटीज हैं, तीन चीजें हैं, पूरा सब्जेक्ट जो है वो इनके गिर्द ही घूमता है। क्योंकि हम देखते हैं जो सबसे बुनियादी लेवल होता है वो हमारा होता है इंडिविजुअल लेवल। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल को हम बॉटम लेवल भी कहते हैं कि ये सबसे नीचे वाला लेवल है। और इस लेवल में हम बेसिकली क्या चीजें देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल कैसे मोटिवेट होते हैं या मैनेजर्स उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंडिविजुअल्स को मोटिवेट रखना चाहेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स चाहते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी का पता चले, ठीक है, वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है, उनकी परसेप्शन क्या है, चीजें वो कैसे परसीव करते हैं, अपनी लर्निंग को कैसे वो जो है वो लेके आगे चलते हैं या कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं और अपनी एटीट्यूड्स को कैसे बिल्ड करते हैं, यानी बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो है वो मैनेजर्स भी देखना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस भी देखना चाहती हैं और इनमें इंटरेस्टेड होती हैं। और यकीनन अब आपको समझ आ रही होगी कि कैसे ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है और आप क्यों करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइजेशन इनमें इंटरेस्टेड होती हैं। दूसरी चीज होती है इंडिविजुअल से बढ़ के जब आगे लोग मिलकर इकट्ठे काम करते हैं फंक्शंस में, डिपार्टमेंट्स में, तो आपने देखा होगा टीम्स में लोग काम करते हैं। तो टीम्स कैसे डेवलप होती हैं, टीम्स कैसे काम करती हैं, कैसे कोलैबोरेट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, टीम्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, राइट। आपने टीम बिल्डिंग की भी कुछ चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, वो कैसे बिल्ड होती हैं। फिर लीडरशिप इनकी कैसे की जा सकती है, ठीक है, वो ये कैसे कम्युनिकेट करती हैं, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होते हैं, इस तरह की बहुत सारी और चीजें होती हैं। और मिलजुल के टीम्स कैसे डिसीजन मेकिंग में या चीजों को डिसाइड करती हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करती हैं एवरीडे रनिंग बिजनेस के ऊपर या एवरीडे लाइफ में, एवरीडे ऑपरेशंस में। तीसरी चीज जो आप और मैं स्टडी करते हैं सब्जेक्ट में वो है टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, उसके पास कुछ कल्चर होता है, ये आपने स्टडी किया होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, ये भी आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपने देखे होंगे। फिर मुख्तलिफ चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती है, वो कुछ टेक्नोलॉजी लेवल की हो सकती हैं, वो कुछ स्ट्रक्चर लेवल की हो सकती हैं, वो और इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आए दिन बिजनेस लैंडस्केप चेंज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज होती रहती है या अपनी बहुत सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजी, बहुत सारा स्ट्रक्चर, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग पावर, डेलीगेशन अथॉरिटीज एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी चीजें चेंज करती रहती है ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इनको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इतनी तमीद के बाद मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा आपको एक हाई लेवल व्यू मिल गया होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है और मैं और आप इसमें क्या स्टडी करते हैं और क्यों स्टडी करना चाहेंगे। तो इन तीनों चीजों को आपने जेल में रखना है। और अब चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की तरफ और कोशिश कीजिएगा कि इनकी रोशनी में आप चीजों को सोचें तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आप इंशाल्लाह खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ या फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेविगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, योर फिजिशियन हैज एडवाइज्ड यू टू टेक द सीरीज ऑफ मेडिकेशन, यू कंप्लाई बिकॉज ऑफ हर और हिज, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स। यानी आपका फिजिशियन है, आपका प्रैक्टिशनर है, आपका डॉक्टर है, वो आपको एडवाइस करता है कि आप जो है वो आराम करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई मसला है, कोई खासा संजीदा मसला है जिसकी वजह से आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप आराम करें, तो आप उनकी इस एडवाइस को क्यों मानते हैं। आप यकीनन इसलिए मानते हैं कि वो एक एक्सपर्ट हैं, वो अपनी मेडिसिन की फील्ड में एक एक्सपर्ट हैं और वो जो आपको राय दे रहे हैं वो यकीनन आपको माननी चाहिए और आपको माननी पड़ेगी। तो उनको एक्सपर्ट माना है आपने अपनी फील्ड के अंदर, तो आपने उनकी इस एडवाइस पे कंप्लाई किया है, आपने उसको फॉलो किया है, ठीक है। तो उनके पास, उस डॉक्टर के पास क्या पावर है, यकीनन एक्सपर्ट पावर है।
क्वेश्चन नंबर 2 है द पावर टैक्टिक ऑफ यूजिंग फ्लैक्टरी एंड क्रिएटिंग गुडविल बिफोर मेकिंग ए रिक्वेस्ट इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, कुछ पावर टैक्टिक्स आपने पढ़े हुए हैं, उसमें एक पावर टैक्टिक ऐसा है कि उसमें लोग क्या करते हैं, आमतौर पे खुशामद करते हैं दूसरों की और अपने बॉसेस की, और वो बताते हैं कि सर आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आपने जो गाड़ी का कलर आपने नया लिया है वो बहुत अच्छा है, आज आपकी जीन्स बहुत अच्छी लग रही है, ये पेंट कोड आपको बहुत सूट करता है, बहुत सारी और चीजें। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या बात है, डिसीजन आप बहुत अच्छे करते हैं, सर आपने जो पिछली बार पॉलिसी बनाई थी ना, क्या ही बात है उसकी, वगैरह वगैरह। वो इसलिए ये करते हैं ताकि आप मैनेजर साहब के सामने रिक्वेस्ट रखनी है तो इतनी तारीफें वो कर देते हैं, उनको इतना अच्छा कह देते हैं, यानी उनको इतना दूसरे लफ्ज़ में खुश कर देते हैं कि अब जो रिक्वेस्ट रखेंगे सर वो 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, तो अब यकीनन मैनेजर क्या करेंगे, उनको छुट्टी दे देंगे। या प्रमोशन की बात हो, या बोनस की बात हो, या किसी और चीज़ की बात हो, रिइंबर्समेंट करवानी है किसी एक्सपेंस की, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इनग्रेशिएशन। इनग्रेशिएशन, ठीक है, ये एक पावर टैक्टिक है। Question number 3 here, the process by which individual attempt to control the perceptions that others form of them is called। यानी कोई एक प्रोसेस है जिसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो दूसरों की परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये दूसरों की परसेप्शन है, इसको ये साहब कंट्रोल करते हैं, और ये वो परसेप्शन है जबकि दूसरे बनाते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में, यानी मिसाल के तौर पे लोग क्या करते हैं, लोग अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी ड्रेसिंग से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से, अपने रवैये से दूसरों के सामने एक अपना तासुर कायम कर लेते हैं। आसान लफ्जों में, इस तासुर कायम करने को जो कि लोग अपने बारे में दूसरों की करवाते हैं या करते हैं, इसको कहा जाता है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। यानी क्या करते हैं लोग, अच्छा लिबास पहनेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, बहुत सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं लोग, और वो ऑफिस में और या फिर सोशल सेटिंग्स में या हम अपनी रूटीन की लाइफ में इसलिए करते हैं ताकि एक लोगों के अंदर उनका एक अच्छा इमेज बना रहे, वो कोई सोशल बेनिफिट गेन कर सकें, वो कोई एडवांटेज ले सकें। ठीक है, अपनी क्रेडिबिलिटी अच्छी बना सकें, अपना कोई इमेज अच्छा बना सकें, अपनी जो पर्सनल गोल है वो अचीव कर सकें। तो बहुत सारी उनकी ऑब्जेक्टिव होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आम लोगों के सामने अपना तासुर कायम करना, ये क्या कहलाएगा, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। Fourth है Asad and Saad are working in a company. There is a difference between the two due to different views on some decisions. Both are indulging in with type of conflict. ठीक है, यहाँ पे दो कोलीग्स हैं, दो मेट हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है दोनों के अंदर। तो जो दो लोगों के दरमियान डिफरेंस ओपिनियन आता है वो हम जानते हैं वो क्या होता है, बेसिकली इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो दो लोगों के दरमियान आएगा वो क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल। ये इंटर का मतलब होता है दरमियान मुख्तलिफ, और ये पर्सनल यानी 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है 2 कंपनीज के दरमियान, 2 ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। ठीक है, इसी तरह इंटर ग्रुप का मतलब 2 ग्रुप के दरमियान, राइट। तो यहां से ए ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इन डिटरमिनिंग वेदर कॉन्फ्लिक्ट इज फंक्शनल और डिसफंक्शनल। अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले तो ये कहा जाता था कि ये बुरी चीज है, लेकिन अब कुछ कहा जाता है, नई जो टर्मिनोलॉजीज आई हैं, नया जो लिटरेचर आया है, उसमें कहा जाता है कि ये इतनी बुरी चीज भी नहीं है, बल्कि इसको तो होना चाहिए। आगे चल के हम किसी क्वेश्चन में देखते हैं ये जो डिफरेंट व्यूज हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यानी मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ फंक्शंस के दरमियान, ये क्या है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, या तो ये फंक्शनल है और या फिर क्या है, ये डिसफंक्शनल है, यानी बुरी बात है। ये कैसे इसका फैसला किया जाएगा? तो इसका फैसला इस बात से किया जाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ओवरऑल फंक्शन की, ओवरऑल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस क्या है। यानी ये भी तो हो सकता है ना, एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट आए और लोगों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और फिर हर बंदा कोशिश करे कि वो और ज्यादा अच्छा आइडिया दे, वो दूसरे से भी बेहतरीन आइडिया दे, ताकि वो जीत भी जाए और कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाए। इस सूरत में तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, फंक्शनल हुआ, एक परफॉर्मेंस बेहतर हुई, एक अच्छा डिसीजन हमें मिला, एक नया आइडिया मिला, नई प्रोडक्ट के बारे में, किसी और इनोवेशन के बारे में। तो इन केसेस को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर परफॉर्मेंस बढ़ी है उस फंक्शन की, उस डिपार्टमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इट वाज अ फंक्शनल। 6 है which of the following methods of third party negotiation always result in a settlement। ठीक है, अगेन दो कंपनी, दो लोग, दो ग्रुप, उनके दरमियान कोई मसला है, किसी भी तरह की कोई बात चल रही है, कोई निगोशिएशन चल रही है, ठीक है, उन दोनों के दरमियान, तो अब कोई ना कोई सेटलमेंट करवाती है, कोई एक थर्ड पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी है, वो कुछ सेटलमेंट करवाती है।
और ये ऑलवेज रिजल्ट हो जाता है, यानी हमेशा कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश की और लोगों ने कहा नहीं नहीं यार तुम रहने दो, बस हम खुद सेटल कर लेंगे, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। जैसे लोग दरमियान में कुछ ना कुछ सुलहबंदी की कोशिश करवाते हैं ना, तो ये हमेशा कोई ना कुछ सुलहबंदी जरूर हो जाएगी। ऐसी सूरत में कि जब कोई ना कुछ सुलहबंदी हो जाएगी तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, आर्बिट्रेशन है। ठीक है, कोई आर्बिट्रेटर होता है, यानी कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई बंदा हो, कोई साहब हो सकता है, दो लोग भी हो सकते हैं, कमेटी भी हो सकती है। वो फिर क्या करती है, कोई ना कोई एक ऐसा बाइंडिंग डिसीजन देती है जो दोनों पार्टीज को या दोनों लोगों को मानना पड़ता है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि फिर वो सेटल करना चाहते हैं। ठीक है, सेटलमेंट के केस में वो यही कहेंगे कि आपने हर सूरत ये बात मानी है, और आर्बिट्रेशन इसीलिए होती है ताकि किसी न किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके, बजाय कि तजाद को लंबा किया जाए। तो ये आर्बिट्रेशन है जहां पे दोनों पार्टीज को कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है या कुछ न कुछ दोनों का गेन होता है, और ये ऐसी बाइंडिंग होती है, ऐसा डिसीजन होता है, वो पार्टी ए को भी मानना पड़ता है, पार्टी बी को भी मानना पड़ता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि मजीद कोई और बात नहीं हो सकती या मैं नहीं मानू वाली बात नहीं हो सकती, बल्कि ये आर्बिट्रेशन में जो भी सेटलमेंट होगी या जो भी फैसला होगा दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ऑलवेज रिजल्ट इन ए सेटलमेंट। Seventh है, in comparing the organizational design needs for a small organization and the large organizations, which of the following is consideration for this small organization? ठीक है, अब आपने डिजाइन देखना है या डिजाइन की कुछ नीड देखनी है, लेकिन किसके लिए आपने देखनी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, यकीनन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अपनी नीड होनी चाहिए और होती है, और स्मॉल की अपनी होती है। अच्छा, आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का ज़हन में अगर आप रखें तो कोई एक छोटी सी कंपनी है, उनकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या हो सकती है, कुछ थोड़े से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और बड़ा स्टेट फॉरवर्ड जो है उनका सिस्टम हो सकता है, या उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है। उसमें कोई लंबी चौड़ी कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं होंगी, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट डिविजन्स नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत लंबे चौड़े या ज्यादा मैनेजर्स नहीं चाहिए, रिपोर्टिंग कल्चर स्ट्रक्चर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो स्मॉल होगी, ये क्या होगी, मोर सिंपल होगी, और इसमें चीजें क्या होंगी, सेंट्रलाइज होंगी। अगर आमतौर पे अगर आपने देखा ना, जो छोटी कंपनीज हैं उनमें क्या होते हैं, एक ही साहब होते हैं, मैनेजर होते हैं और या फिर ऑनर होते हैं बेसिकली, और उसके बाद फिर 2 या 3 लेयर्स होती हैं, जो कि ज्यादातर 1 या 2 ही होती हैं। ठीक है, मैनेजर्स होती हैं या फिर डायरेक्टर्स की होती हैं, और उसके बाद फिर नीचे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे यहाँ ये जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे चीजें सेंट्रलाइज होती हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी ये ज्यादा एक बंदे के पास रहती है, और बहुत सारी चीजें हैं वो खुद ही वो कंट्रोल करते हैं साहब, और बाकी जो मैनेजर्स हैं वो डेली ऑपरेशंस को और या फिर बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हैं, और नीचे फिर वर्कर्स होते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन असिस्ट अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू डिसेंट्रलाइज इंक्लूडिंग। अब एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले सेंट्रलाइज शायद थी, अब एक्सपैंड होके बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सोचिएगा एक मिनट के लिए। अब वो कहते हैं कि हमने डिसेंट्रलाइज होना है, तो इस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए या इसमें क्या चीज शामिल हो सकती है। ठीक है, आप इसको यूं भी देख सकते हैं, क्या वजह बन सकती है कि ये लोग डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, या फिर अगर ये डिसेंट्रलाइज हो रही है तो गिवन ऑप्शन में कौन सी एक वजह हो सकती है कि ये डिसेंट्रलाइज हो रही है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करती है तो 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि उन्होंने डिविजन अलग अलग कर दी हैं, दूसरा उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस ने डिफरेंट मार्केट्स को जो है सर्व करना शुरू कर दिया है। आधी कंपनी में जो या कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो लोकल मार्केट को देखते हैं, कुछ हैं जो फिर ओवरसीज को या ग्लोबल को देखते हैं, कुछ है हो सकता है लोकल मार्केट को फिजिकली देखते हो, कुछ ऑनलाइन स्टोर्स को देखते हो। तो यहाँ पे अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिफरेंट फंक्शंस हैं जो डिफरेंट मार्केट्स को देख रहे हैं। फिर ये भी हो सकता है आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाए, टीवी, एलईडी, फ्रिज, एसी, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अब अपनी लॉन्च कर दी हैं। तो स्पेशलाइज्ड कस्टमर्स हैं, स्पेशलाइज्ड मार्केट्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं। इन सारे केसेस में अब आप क्या करेंगे, अपनी जो करंट स्ट्रक्चर है उसको डिसेंट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और आप कहेंगे कि डेलीगेशन, अथॉरिटी, कंट्रोल्स, डिसीजन मेकिंग, ये सब अब नीचे जाने चाहिए, ताकि हर एक जो प्रोडक्ट बन रही है उनके जो लोग हैं, उनकी जो टीम्स हैं, वो अपने ऑपरेशंस, अपनी प्रोडक्शन और इन चीजों को हैंडल करें। इसी तरह जो कस्टमर की हम बात करें तो लोकल मार्केट वाले जो लोग हैं वो अपनी देखें मार्केट को कैसे प्लान करना है, ओवरसीज वाले अलग अपनी देखें क्योंकि उनको पता मार्केट या कस्टमर्स उनके साथ कैसे डील करना है। ई कॉमर्स वाले लोग हैं तो अपना देखें उनको किस तरह से ऑपरेशन को चलाना है। तो यूं कह सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की एक बड़ी वजह बन सकती है वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो सकती है कि जी स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर मार्केट या फिर टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। Ninth है, when the organization's environment is uncertain, complex and dynamic, the manager needs which of the following structure?
अब जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है जिसमें वो डील कर रही है, कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वो निहायत अनसर्टन है। ठीक है, एक चीज बहुत कम्प्लेक्स है, दूसरी और बहुत डायनेमिक है, यानी वहां पे तब्दीलियां बहुत ज्यादा आती रहती हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और उसके बाद फिर सालों ऐसे ही चलता रहा, ऐसा नहीं है, बल्कि आजकल की दुनिया में देखिए आए दिन जो है ना वो बिजनेस लैंडस्केप बड़ी विब्रेंट है, बड़ी डायनेमिक है और चेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। तो इस केस में एक अच्छे मैनेजर को क्या चाहिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे रखे, या मैनेजर्स को क्या चीजें में रखनी चाहिए कि जब वो इस तरह की सिचुएशन देख रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अनसर्टन है, कम्प्लेक्स है, फिर डायनामिक भी है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस सूरत में मैनेजर को चाहिए कि वो स्ट्रक्चर क्या रखे, ऑर्गेनिक रखे। मैकेनिस्टिक और ब्यूरोक्रेटिक ये क्या होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं, यहाँ बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज के लिए बहुत लंबे प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज और अप्रूवल चाहिए होती हैं, और महीनों लग सकते हैं। जबकि आप महीना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हफ्ता भी नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि आपको जिसे कहते हैं ना जमाने के साथ कदम मिला के चलना है। तो इस सूरत में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत अडेप्टिव होता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 10th है, हाउ डू मोस्ट एम्प्लॉयज रिएक्ट टू जॉब एनलार्जमेंट एफर्ट्स। जॉब एनलार्जमेंट एक फिनोमेना है, आपने पढ़ा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टास्क या वैरायटी ऑफ टास्क करंट रोल के साथ या करंट जॉब के साथ ऐड कर देते हैं, और इसके लिए कोई अलग से निनोमिनेशन या फिर कोई पैसा, मुआवजा, बोनस, इंसेंटिव, इस तरह की कुछ चीजें नहीं दी जाती, ज्यादातर नहीं दी जाती। अगेन ये भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, बट ज्यादातर केसेस में नहीं दी जाती। तो इस सूरत में एम्प्लॉइज का रिएक्शन क्या होगा, मेरे जैसा बंदा होगा तो यकीनन डिमोटिवेट हो जाएगा कि देखिए काम और दे रहे हैं, पैसे तो दे नहीं रहे। आप माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, तो आपकी केस, आप जैसे बंदे के साथ अगर ऐसा होगा तो आप खुश हो जाएंगे, आपकी ये अच्छा अब सर्वर भी मैं हैंडल करूंगा, अच्छा अब ई कॉमर्स स्टोर को भी मैं हैंडल करूंगा, मतलब इट्स अ गुड, इट्स वेरी नाइस, आई लर्न, आई ग्रो प्रोफेशनली। तो ये नहीं कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा सिनेरियो है, कैसी सिचुएशन है कि जॉब इनॉर्जमेंट हुई है, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग थोड़े से आवाज़ आ रहे हैं, यार ये काम और दे दिया इन्होंने मुझे, दो टास्क और दे दिए, दो चीजें और दे दी हैं। सो रिएक्शन इज गोइंग टू बी मिक्स्ड बिटवीन पीपल, देयर आर पॉजिटिव रिएक्शंस एंड नेगेटिव बोथ। 11th है, which theory states that the people are born with certain characteristics that predispose them to being a leader। एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि कुछ लोग जो है वो पैदाइशी तौर पर उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्री डिस्पोजिशन हो सकती है, मतलब ये है कि उनका झुकाव हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकती है, टेंडेंसी हो सकती है। ये प्री डिस्पोजिशन का ये मतलब होता है ये लीडर बनने के लिए, यानी उनके अंदर खुदादाद सलाहियतें होती हैं पैदाइशी तौर पे कि वो एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी थ्योरी है, ऐसी हमारी ट्रेड थ्योरी है। ठीक है, ये देखिए एक क्लू भी है इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स को ट्रेड इसके साथ में लाइएगा, ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक्चुअली एक तरह से सिनोनिम्स भी हैं। तो ऐसी थ्योरी जो कहती है कि पैदाइशी लोगों के अंदर कुछ ऐसी खसलतें होती हैं, खसाइस होते हैं, ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज होती हैं कि वो लीडर हो सकते हैं या फिर वो लीडर ही होते हैं। तो ये थ्योरी कौन सी है, ट्रेड थ्योरी। 12 and the expectancy theory, the degree to which an individual believes that putting a certain amount of effort will lead to successful performance। विक्टर वरूम है गालबन जिनकी ये थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, इट्स अ वेरी वंडरफुल थ्योरी और बड़ी मजेदार है। इट्स वेरी रियल लाइफ भी, आप और मैं इसको रोज अप्लाई कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपनी जिंदगी में। अच्छा, वो एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि लोग यकीन करते हैं कि वो अगर कुछ मेहनत करेंगे तो उससे कोई ना कोई एक अच्छे नताइज निकलेंगे। ठीक है जी, ये किस चीज को जाहिर करता है, देखिए विक्टर रूम की जो थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी की, उसमें तीन एलिमेंट से तीन चीजें होती हैं। एक तो ये है कि कुछ ना कुछ एफर्ट की जाती है ये सोच के कि उससे कुछ परफॉर्मेंस निकलेगी, और उस परफॉर्मेंस निकलने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ उस परफॉर्मेंस से फिर रिजल्ट भी निकलेंगे, और जो रिजल्ट निकलेंगे वो क्या होंगे, वो मेरे लिए बहुत अच्छे होंगे, मुझे पसंद होंगे। यानी मैंने मेहनत की, मेहनत करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस आई, बहुत अच्छी आई, परफॉर्मेंस आने के बाद अब क्या हुआ, मुझे बोनस मिला, ये मेरा आउटकम था, और ये बोनस यकीनन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, यानी आपको भी पसंद है, हर किसी को पसंद हो सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमें ट्रैक करते हैं। ये कहने का मकसद ये है कि ये जो अब एफर्ट और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप है, इसको कहा जाता है एक्सपेक्टेंसी। और यहाँ यही पूछा गया है कि ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। इसको आप बॉटम अप भी देख सकते हैं ऐसे करके, यानी मुझे ये रिजल्ट चाहिए
उसके लिए मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दूं और उस परफॉर्मेंस देने के लिए मैं इतनी अच्छी एफर्ट लगाऊं, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में देख सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप जिसकी बात क्वेश्चन में पूछी गई है, ये असल में क्या है, एफर्ट और परफॉर्मेंस का, ठीक है। इट्स एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, और इसको मैंने कहा क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी। 13 है, who will usually have the greatest potential influence on the actions of subordinate। लीडर हमने पढ़े हुए हैं और हमें पता है कि लीडर्स जो हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्साइट करते हैं, ताकि जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें, एक्सपेक्टेशन से इवन ज्यादा डिलीवर करें, गो दी एक्स्ट्रा माइल वाला काम करें और कुछ बहुत अच्छा, बहुत चैलेंजिंग जो है वो अचीव करें, ठीक है। जो गिवन ऑप्शन है उसमें हमारी फोर्थ ऑप्शन जो है वो ज्यादा वैलिड है कि ऐसे लीडर जिनके अंदर कुछ पर्सनल ट्रेट्स भी होते हैं, क्रिस्मा होते हैं, विजन होता है, वो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और उनके पास कुछ पोजीशन भी होती है। तो ये दोनों पावर्स अगर यूज करते हैं लीडर, तो वो ज्यादा अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ज्यादा एक अच्छा डिलीवर कर सकते हैं या करवा सकते हैं अपने फॉलोअर से। 14 है, which type of skill training has become increasingly important in organization। ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती हैं लोगों को ट्रेन करें ताकि लोगों की स्किल सेट को बिल्ड किया जाए आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंगली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर सकें। जब लोग अच्छा ट्रेन होंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो कंसोलिडेटेड या कलेक्टिव एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन यकीनन क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब कौन सी स्किल है जो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि वो लोगों के अंदर बिल्ड की जाए? तो आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे डाइवर्स वर्कफोर्स है, जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नेशन, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के लोग मिलके काम करते हैं एक प्रोडक्ट टीम के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि लोगों के अंदर बहुत अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स हों। लोग जब टीम्स में काम करेंगे, लोग जब कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल कर सकेंगे, अच्छा कोलैबोरेट कर सकेंगे, अच्छा कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो यकीनन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, वो फंक्शन, वो डिपार्टमेंट भी ग्रो करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगी कि लोगों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल जो है वो ज्यादा हों और हम इनकी ट्रेनिंग करवाएं। 15 है, which of the following states the minimum acceptable qualification that the incumbent must possesses to perform the job successfully। यानी कौन सी ऐसी आर्टिफैक्ट या डॉक्यूमेंट है जो ये बता रही है कि क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है जो कि हमारे एम्प्लॉइज के पास होना चाहिए अपनी जॉब को सक्सेसफुल करने के लिए, सक्सेसफुल परफॉर्म करने के लिए। तो एचआर के पास काफी आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी है, स्पेसिफिकेशन भी है, वैल्यूएशन भी है, या फिर एनरिचमेंट, इसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं। लेकिन इस केस में कि एक करंट एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, सक्सेसफुली परफॉर्म करे, तो कौन सा ऐसा ऐसा पीस ऑफ पेपर है, कौन सा ऐसा आर्टिफैक्ट है जो किसी भी एम्प्लॉय को बताता है कि आपने अपनी जॉब को कंप्लीट कैसे करना है, सक्सेसफुली फुलफिल कैसे करना है, उसको हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। 16 है dash is described as considering how things would be done if you could start all over from scratch। कोई एक चीज है उसके बारे में कहा गया कि वो कहती है कि आप इस बारे में सोचिए कि चीजों को बिल्कुल शुरू से आपको शुरू करना पड़ता है, ठीक है। कोई एक कॉन्सेप्ट है, कोई एक थ्योरी है, वो ये कहती है कि आप सोचिए जरा कि चीजों को बिल्कुल नए सिरे से आपको सोचना पड़ता है, नए सिरे से करना पड़ता है। तो वो हमारी क्या चीज होती है भला, री इंजीनियरिंग होता है। इंजीनियरिंग का मतलब किसी चीज को बनाना, किसी चीज को करना, और री का मतलब दोबारा। तो री इंजीनियरिंग में ऐसा किया जाता है कि आप चीजों को नए तरह से सोचते हैं, नए जावियों से सोचते हैं, और फिर अपने बिजनेस प्रोसेसेस की पूरी, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो उखाड़ पछाड़ करते हैं, नए प्रोसेस बनाते हैं, उनको रीडिफाइन करते हैं, ठीक है, उनको रीडिजाइन करते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस प्रोसेसेस ज्यादा जो है वो रेडिकल इंप्रूव करें, ठीक है, वो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो। तो इसको हम रेडिकल शिफ्ट या रेडिकल चेंज के लिए ऐसा करते हैं। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इसलिए की जाती है ताकि रेडिकल चेंज आए, बिजनेस प्रोसेस के अंदर एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आए। वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी, वो एक जाविया जो मैं ये कहता है कि चीजों को नई तरह से, नए जाविये से देखें, सोचें और रीडिजाइन करें, रीथिंक करें, वो हमारा क्या है, री इंजीनियरिंग या बिजनेस री इंजीनियरिंग या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग।
17 है PTCL has contracted with the different recruiting agencies to provide human resources for its contact centers. It is an example of which of the following? PTCL ने क्या किया है, वो कहते हैं जी हम खुद हायर नहीं करेंगे, रिक्रूट नहीं करेंगे लोगों को, बल्कि किसी एजेंसी को उन्होंने हायर कर लिया है और उस एजेंसी को कहा है कि आप हमें ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो सर्विस दें। किसके लिए? हमारे कॉल सेंटर्स के लिए, कॉन्टैक्ट सेंटर के लिए। ये किसकी एग्जाम्पल है? ऐसा कोई भी फंक्शन जो कंपनी खुद नहीं करती और कंपनी किसी और कंपनी को दे देती है और दूसरी कंपनी करती है, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। 18. Performance management is a systematic process or approach of which of the following? तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमें पता है, हमने देखी है। उसमें हम क्या करते हैं? हम प्लान करते हैं लोगों का काम वो क्या करेंगे और एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल। दूसरा, फिर हम उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, हम उनको ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल एनहेंस करते हैं। वी इक्विप देम, वी प्रोवाइड देम दी कैपेबिलिटी ताकि लोग परफॉर्म करें। और फिर हम क्या करते हैं? वी कंटिन्यूसली मॉनिटर देम, हम उनको देखते रहते हैं, रिव्यू करते हैं उनका काम। किसके लिए? कि उनकी परफॉर्मेंस को गेज करें। सो ऑल थ्री आर दी पार्ट ऑफ दी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थोड़ी सी उनकी ऑर्डर डिफरेंट है, मैंने आपको उनका ऑर्डर भी बता दिया है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रोसेस जिसमें ये तीनों काम किए जाते हैं। सो डी ऑप्शन हमारी यहाँ से करेक्ट है कि ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शंस। 19. Social loafing refers to the tendency for individuals to dash. ये social loafing कोई एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, आप ये समझ लीजिए जैसे आप 4 लोग हैं और आपको टीचर कोई एक असाइनमेंट देते हैं और उसमें से 2 या 3 लोग तो बहुत अच्छा मेहनती हैं और मेहनत कर भी रहे हैं, एक चौथा बंदा को मेरी तरह का है और वो बस हल्का फुल्का कहीं ना कहीं से 1-2 प्रिंट आपको ला देता है और कहीं ना कहीं से डेटा कॉपी करके ला देता है और बाकी काम आप कर रहे हैं। जो मेहनत का काम है, जो रिसर्च करने का काम है, जो सोचने का काम है, ब्रेनस्टॉर्म करने का काम है, आइडिया क्रिएट करने का काम है, इनोवेशन है, वो सारी आप कर रहे हैं। मैं बस हल्का फुल्का कहीं ना कहीं से आपको चिप्स करा दी, चाय ला दी और कहीं से डेटा कॉपी करवा दिया। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कल को जब नंबर लगे तो मुझे भी मिल जाएं और टीचर कहेंगे कि जी आपके पूरे ग्रुप की वैल्यूएशन होगी, बल्कि अकेले के की नहीं होगी। सो उसमें मेरे भी नंबर लग जाएंगे जबकि मैंने एफर्ट कम की है। सही है। तो ये क्या है? सोशल लॉफिंग। मैंने एफर्ट कम लगाई है और इससे मुझे क्या हो गया कि सबका जो रिजल्ट है वो कलेक्टिवली मिल गया और यकीनन वो मिल गया A+। अभी सूरत में मुझे भी A+ मिल गया, ठीक है। तो मेरी इंडिविजुअल एफर्ट से बहुत कम हुई। तो ये क्या कहलाता है? सोशल लॉफिंग। 21 है which view of the conflict argues that conflict is natural and inevitable outcome in any group। अभी हम बात कर रहे थे ना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के व्यूज हैं। कोई एक व्यू है वो कहता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है एंड इट इज इनएविटेबल, ये नागुजीर है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ग्रुप में यानी लोग काम करें और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना है, तजादात ना है। तो कौन सा ऐसा व्यू है जो ये कहता है? देखिए, हमारे पास सबसे पहला व्यू था ट्रेडिशनल। ये लोग कहते थे कॉन्फ्लिक्ट बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी चीज है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ अर्सा बाद ह्यूमन रिलेशन व्यू आए। इन्होंने कहा कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तकरीबन हो जाता है, हम क्या कह सकते हैं, ये तो होना ही होना है। जहाँ मुख्तलिफ सोचों के लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग, जो डाइवर्स किस्म के जो अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के लोग हैं या मुख्तलिफ स्किल सेट के जो लोग हैं वो आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो होगा। और थर्ड हमारा होता है जी इंटरैक्शनिस्ट व्यू। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये यकीनन किनकी बात हो रही है? ह्यूमन रिलेशंस व्यू की। वो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा जरूर होगा। जहाँ पे ये मुख्तलिफ लोग काम करेंगे तो वहां पे नागुजीर है कि तजादात ना हो, इनएविटेबल कि जहाँ पे लोग ग्रुप में काम कर रहे हो और ग्रुप के अंदर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स ना आएंगे, यकीनन आएंगे। सो ये व्यू किसका है? ह्यूमन रिलेशंस व्यू। 22. Which type of the team consists of employees from about the same hierarchical level but from the different work areas who come together to accomplish a special task? ठीक है, कोई एक डिफरेंट टास्क है, कोई एक स्पेशल टास्क है, उसको, उस प्रोजेक्ट को खत्म होना है, उसको कंप्लीट करना है। तो क्या करना है? एक टीम बनती है और ये टीम मुख्तलिफ लेवल से आती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आती है, मुख्तलिफ फंक्शन से आती है, लेकिन ये सब ने मिल के एक टीम बन के काम करना है। आपको मैं सबसे आसान मिसाल इसकी दूं, आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड 11 की टीम बननी है और 2 लोग पाकिस्तान से हैं, 2 लोग बांग्लादेश की टीम में,
एक इंग्लैंड की टीम में, 2 ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो ऐसे मिला के आपने एक टीम बनानी है, ठीक है? ये असल में कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको सिम्प्लीफाई करने की। इनमें आप ये देखिए जो डिफरेंट कलर्स हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ये डिफरेंट फंक्शंस के लोग हैं। कोई ए फंक्शन का यानी एचआर का, कोई एक सेल्स की हो, एक मार्केटिंग की हो सकती है, एक आईटी टेक्नोलॉजी की हो सकती है एंड सो ऑन। तो अब ये डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई डिफरेंट लोग यानी आप अगर देखें तो उसमें से 2 एक टीम से लिए हुए हैं, एक टीम से लिया हुआ है, फिर एक टीम से लिया हुआ है, फिर 2 ये किसी और टीम से लिया हुआ है, 3 किसी और टीम से लिए हैं, राइट? ये यहाँ से आए हुए हैं सारे लोग। तो ये सारे मिला के बेसिकली क्या बना दी गया, एक टीम बना दी है। तो इन टीम्स को हम बिज़नेस मैनेजमेंट की ज़ुबान में क्या कहते हैं? क्रॉस फंक्शनल टीम। फंक्शन क्या होता है? एचआर, फाइनेंस वगैरह डिफरेंट। तो हमने क्या किया है? सारे यूज़ किए हैं। क्रॉस फंक्शन बना दिया है। सो दीज आर कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टीम। मुख्तलिफ टीमों से, मुख्तलिफ फंक्शन से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हम लोग इकट्ठे करते हैं किसी खास मकसद के लिए, ठीक है? किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। तो उस प्रोजेक्ट को या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इस तरह की टीम्स बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। 23 है फिल्टरिंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन वेयर द सेंडर। कम्युनिकेशन के बैरियर आपने पढ़े हुए हैं, यानी वो चीजें जो रुकावट डालते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। उसमें एक क्या है? फिल्टरिंग है। अब फिल्टरिंग हमें देखना है कि फिल्टरिंग क्या चीज होती है। फिल्टरिंग ये होती है कि जो सेंडर होता है, जो मैसेज भेज रहा होता है, वो कोई जानबूझ के अपनी मर्जी से मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसको चेंज कर देता है। एक्चुअल मैसेज कुछ और होता है, वो उसको डिस्टॉर्ट कर देता है ताकि मैसेज जो है वो सब ओके की रिपोर्ट मिल जाए। मैं आसान आपको बताऊं, एक मैनेजर हैं, वो उनका बॉस उनको बुलाता है, डायरेक्टर साहब बुलाते हैं कि मैनेजर साहब कैसा चल रहा है। अब नीचे मसाइल है लेकिन मैनेजर साहब कह रहे हैं सर ऑल गुड, बेहतरीन, सब अच्छा चल रहा है, चीजें ट्रैक में हैं, फर्स्ट क्लास हो रहा है काम, चले। ये क्या हुआ? फिल्टर हुआ, यानी मैसेज एक्चुअली कुछ और था, हकीकत कुछ और थी, लेकिन मैनेजर ने अपने डायरेक्टर साहब को क्या बताया कि और ओके की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि चीजें जो है वो फेवरेबल लगें, ठीक है? किसको? रिसीवर को, यानी डायरेक्टर साहब को चीजें बहुत अच्छी लगें। ये क्या कहलाएगा? फिल्टरिंग। 24 है अकॉर्डिंग टू द ओहायो स्टेट स्टडीज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स। ओहायो स्टडीज में या ओहायो स्टेट स्टडीज जो हुई थी लीडरशिप के ऊपर, आपको पता है उनके अंदर 2 डायमेंशंस हैं। एक इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हम उनको कहते हैं, यानी इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर की बात होती है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ठीक है? स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ना, तो आपके जेहन में फौरन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि लोग कहाँ पे हैं, डिपार्टमेंट्स कहाँ के हैं, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, हायरार्कीज, ये सारी चीजें आप विजुलाइज करना शुरू कर दिया करें, ठीक है? दूसरा था कंसिडरेशन स्ट्रक्चर। इसी के अंदर ओहायो स्टेट के अंदर जो कंसिडरेशन स्ट्रक्चर है वो ज्यादा किस पे फोकस करता है, यानी एक लीडर जो है या एक मैनेजर वो कितना फ्रेंडली है, वो कितना सोशल है, वो कितना एमिएबल है या कितना एमिकेबल है फॉर हिज और हर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है? ये दूसरा है कंसिडरेशन। लेकिन यहाँ पूछा गया इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के, तो अभी मैंने बताया कि इनिशिएटिंग क्या, बेसिकली स्ट्रक्चर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? तो ये चीजें कहाँ पे हैं? ये देखिए, आप काम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोल्स को डिफाइन करते हैं, आप स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज बता रहे हैं, तो ये बेसिकली किसके अंदर लाई करेगा? इनिशिएटिंग के अंदर। यहाँ को ये बात हो रही होती कि लीडर जो है वो बहुत अच्छा है, जैसे ए ऑप्शन है, फ्रेंडली है, अप्रोचेबल है, वो लोगों को बड़ा खुश रखता है, तो फिर क्या होता है? ये कंसिडरेशन, ठीक है? बट इनिशिएटिंग है तो क्या होगा? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्केड्यूल्स, एक्टिविटीज, इस तरह की चीजें होगी, ठीक है? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 25 है ABC Corporation is undergoing a change process. The management decides to hire an internal change agent to coordinate this process. What can be the potential benefit that the management can gain from this step? ABC कंपनी है वो किसी चेंज के अंदर से गुजर रही है, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनल चेंज एजेंट को लेके आएंगे, बाहर से कोई बंदा हायर नहीं करेंगे। इससे क्या पोटेंशियल बेनिफिट मिलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को? वो क्या बेनिफिट गेन करेगी कि बाहर से बंदा नहीं लेके आया बल्कि इंटरनल किसी बंदे को उन्होंने कहा कि आप चेंज एजेंट के तौर पे काम करेंगे या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंधों पे डाली जाती है। अच्छा, हमें तो शायद ये लगता हो कि लोगों ने कहा कि या कंपनी ने कहा बाहर से बंदा नहीं लाना तो चल पैसे बच जाएंगे 4, सही है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो अंदर के लोग होते हैं, मुराद ये है कि जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के पास उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके कल्चर के बारे में,
उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, किसी भी डायमेंशन के हवाले से उनके पास बेहतर नॉलेज होता है। तो इंटरनल एजेंट्स का फायदा क्या हुआ कि उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है किसका, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 26 है, इन द पैथ गोल थ्योरी ए डायरेक्टिव लीडर इज। अच्छा, पैथ गोल थ्योरी जो है ना, ये अपने नाम से ही जाहिर है। लीडर क्या करता है, लीडर जो है वो देखता है कि कोई गोल है और उस गोल तक जो पाथ है वो लीडर ने बेसिकली बताना होता है अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, यानी मैं अगर किसी मैनेजर के साथ काम करता हूँ तो मेरे मैनेजर साहब मेरा गोल सेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो मुझे बताएंगे इस गोल तक मैंने पहुंचना कैसे है, यानी पैथ सेट करेंगे उस गोल तक पहुंचने का मेरा। ठीक है, नंबर 3, मैं उनको बताऊंगा सर इसमें तो ये भी इशू आएगा, वो भी आएगा। तो वो क्या करेंगे, जितनी ये ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने इम्पेडिमेंट्स हैं, जितने चैलेंजेस मैं उनको बता रहा हूँ, ये सारे वो मेरे साथ खड़े होकर मुझे बताएंगे, अच्छा इसका ये हो जाएगा, इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये रेजोल्यूशन है, इसको आप ऐसे फिक्स कर लें, इसके लिए आप ये काम कर लें। सो ही आर शी इज ट्राइंग टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, फिक्सिंग ऑल द इश्यूज, जितने भी चैलेंजेस हैं मुझे उनका वर्क अराउंड दे रहे हैं, वो इम्पेडिमेंट्स को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है पैथ गोल थ्योरी। इस थ्योरी में एक लीडर बेसिकली 4 रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, इट्स नॉट वन टाइम बट मे बी वन आफ्टर द अदर। एक होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव, जो यहाँ पे पूछा गया या उसकी बात हो रही है। एक सपोर्टिव होता है, एक पार्टिसिपेटिव होता है, और एक होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड। ये 4 रोल होते हैं। यहाँ पूछा गया जो डायरेक्टिव होता है या लीडर जब डायरेक्टिव बना होता है तो वो बेसिकली कौन सा रोल होता है या उस डायरेक्टिव में वो क्या करता है। तो उसमें वही करता है जो हम अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि डायरेक्टिव में लीडर ने रोल सेट कर दिया, पाथ बता दिया, गोल के बाद बताया कि यहाँ ये इस पाथ से आपने इस तरह जाना है और ये इम्पेडिमेंट्स हैं, ये चीजें हैं, ये आपने कैसे करनी है और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने करनी है। और मैं आपके केपीआईज या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये वाले सेट कर रहा हूँ और मैं देखूंगा कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और फिर मैं आपको फीडबैक भी दूंगा और आई एम्पावर यू एंड आई एनेबल यू टू अचीव योर गोल। तो सी ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो वही कह रही है कि वो गाइडेंस देंगे मुझे, मेरा स्केड्यूल जो है ये एक्टिविटीज इन चीज़ों को बताएंगे मुझे, मेरे इम्पेडिमेंट्स दूर करेंगे, मेरे परफॉर्मेंस जो है केपीआईज स्टैंडर्ड्स ये मुझे सेट करके देंगे और मुझे हेल्प करेंगे कि जो गोल उन्होंने सेट किया है उसके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं या फिर जहां कहीं मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं वो मुझे थोड़ा सा इंकरेज कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि मैं अपना गोल जो है वो अचीव कर दूं। 27 है, a transformational leader is best defined as one who। अच्छा, लीडर्स भी होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शनल होते हैं, वो आपने पढ़े हुए हैं, आपको यकीनन पता होगा। ट्रांसफॉर्मेशनल भी आपने पढ़े होंगे। तो ट्रांसफॉर्म करना यानी किसी को तब्दील कर देना, यकसर तब्दील कर देना, उसके अंदर से कोई नया इंसान, कोई नया बंदा, नया एटीट्यूड, नई चीज। यानी एक बंदा मेरी तरह सुस्त है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता है, कुछ ऐसा होता है कि मैं नेक्स्ट डे जो है वो काम टाइम पे चीजें डिलीवर, अच्छा रिजल्ट, तो लोग क्या कहते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार कैसे, को लगता है बहुत बड़ी तब्दीली आई है। सो इस तरह के लोग होते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, अपने फॉलोअर्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब देखिएगा बी ऑप्शन, वो कह रही है कि ये इंस्पायर करते हैं अपने फॉलोअर्स को और इस तरह से इंस्पायर करते हैं कि वो ट्रांसेंड करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को और या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो असल में जो इंस्पायर है इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, यानी लोगों को इस कदर इंस्पायर करते हैं कि लोग फिर जो है वो इतनी बड़ी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना उनके अंदर हो जाती है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल जो है रसूलुल्लाह की जिंदगी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए कि उन्होंने उन सहाबा को जो पानी पिलाने के ऊपर, यानी बकरी ने पहले पानी पी लिया, लड़ाई करते थे और दो दो कबीले जो थे, खानदान, वो आपस में लंबी लंबी लड़ाइयों में चले जाते थे, उनको इस तरह से इंस्पायर करके ट्रांसफॉर्म किया अल्लाह के फजल से कि जब मदीना वाला मामला हुआ जिसको मैं और आप मुआखात कहते हैं, तो घर, कारोबार, सब कुछ दो लोग आपस में बराबर तकसीम करने पे राजी हो गए। कहाँ वो लोग लड़ने पे राजी थे हर वक्त बकरियों के पानी पीने से, कहाँ फिर वो लोग जो है एक दूसरे के लिए जान निछावर करने पे तैयार हो गए, सब कुछ बराबर तकसीम करने पे। तो ये क्या हुआ, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है। सो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। 28, the managerial grid uses which two axes to define the leadership style। अब आपने कोई लीडरशिप की थ्योरीज में मैनेजरियल ग्रिड भी पढ़ी हुई है जिसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ चीजें हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल हम वहां से देखते हैं कि हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल सूट करता है या हमें कौन सा लेना चाहिए। तो उसमें पूछा गया कि वो जो 2 एक्सिस हैं वो कौन कौन से 2 एक्सिस हैं।
अभी देखते हैं एक हमारा क्या होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, जो कि एक्स एक्सिस पे हम इस मेजर को लेके आते हैं, वाई एक्सिस पे हमारा क्या होता है मेजर कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 5 वेरिएशंस होती हैं, वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम देखेंगे कि कब हमारे पास लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न है तो हम क्या करेंगे, और कब फिर प्रोडक्शन के लिए कंसर्न ज्यादा है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, और फिर दोनों के लिए अगर बराबर है तो हमें कौन सा रूल सूट करता है। तो मुख्तसर ये है कि हम कह सकते हैं इस ग्रेड में जो दो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, एक कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और दूसरा कंसर्न फॉर पीपल। सो बी ऑप्शन हमारी यहाँ से करेक्ट हुई। 29 है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की बार्गेनिंग होती है, वन ऑफ देम इज द डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, दूसरी गालबन इंटीग्रेटिव होती है। तो अब पूछा गया है कि इसको कैसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में क्या होता है, ये देखिए इस लफ्ज का मतलब सुनने की कोशिश कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना। तो इसमें क्या होता है, इसको आप शायद दूसरा इसका नाम जो है ना वो लिटरेचर में होता है फिक्स्ड पाई। ठीक है, यानी आप दो लोगों को, दो पार्टीज को इस तरह से पाए देते हैं, यानी केक का हिस्सा देते हैं कि एक बंदे के लिए शायद ये विनिंग सिचुएशन होती है और दूसरे बंदे का मुंह बनाता हो, कहता है यार ये क्या फैसला और भारत कर तो दिया लेकिन चले कोई बात नहीं, लेकिन वो खुश नहीं होता। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ विन लूज। ठीक है, विन लूज। फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपए है तो आप एक बंदे को 60 रुपए दे देते हैं और एक बंदे को आप 40 रुपए दे देते हैं, तो 40 वाला तो यकीनन क्या होगा, उसका तो मुंह बना होगा। ठीक है, वो कहेगा यार ये क्या किया, और ऑन द अदर साइड जिनको मिला 60 वो क्या होंगे, खुश होंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग ये इस तरह की सिचुएशन है कि जिसमें कोई आपके पास जो रिसोर्स होता है वो डिवाइड आप इस तरह से करते हैं कि एक बंदे को चला ज्यादा चला जाता है और दूसरे बंदे को थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा लूज जो है उस कैफियत में होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ विन लूज सिचुएशन जिसमें आप फिक्स अमाउंट को, फिक्स रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 30 है जी स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप या मैनेजर, आप माशाल्लाह कल को मैनेजर ही बनेंगे तो आपको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं। जरी बात है, आप मैनेजर हैं, आपके नीचे माशाल्लाह 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं। ठीक है, कितने सब ऑर्डिनेट हैं आपके। ठीक है, वो काम है ज्यादा है, इसका डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप के ऊपर, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, भारत तो एक मैनेजर के नीचे कितने लोग काम करते हैं ये कहलाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। और जितने कम लोगों को यकीनन क्या होगा, मैनेजर उतना उनको एफिशिएंटली डायरेक्ट कर सकेगा, उनको उतना अच्छा लीड कर सकेगा, उतना अच्छा उनको टाइम दे सकेगा, वन टू वन कंसंट्रेशन दे सकेगा, उनके मसले भी हल कर सकेगा। और जैसे हमने बात की थी अभी कि मैनेजर जो है वो अप्रोचेबल होता है, वो उनके चैलेंजेस को देखता है, अपने लोगों के इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो बहरहाल एक मैनेजर के नीचे कितने लोग काम करते हैं ये कहलाएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। 31 है which structure is characterized by a low degree of departmentalization, wide span of control and centralized authority। ये तीन चीजें जरा देखिएगा, खसूसियात ज़हन में लाइएगा। ऐसी कंपनी जहां पे लो डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी बहुत थोड़े डिपार्टमेंट्स हैं, 3 है शायद 4 हैं, इससे ज्यादा नहीं। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब एक मैनेजर के नीचे जो उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं या वर्कर्स हैं वो ज्यादा हैं, 30 हैं या 40 लोग हैं। और सेंट्रलाइज्ड कमांड है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, एक बंदा है, एक साहब है ऊपर जिन्होंने हर चीज फैसला साजी अपने हाथ में रखी हुई है, डिसीजन मेकिंग उनके पास है, अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर, सारी चीज उनके पास है। तो आप यकीनन पहुंच गए हैं। आप में से कुछ लोगों ने कहा सिंपल, बिल्कुल ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है ये, सही है। तो लो डिपार्टमेंट्स हैं, ज्यादा लोग एक मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं, और जो अथॉरिटी, डेलीगेशन, पावर, ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग एक ही बंदे के हाथ में सेंट्रलाइज है। तो दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 32 है द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वायलेट्स विच ऑफ द क्लासिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। एक ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो क्या होता है, मैट्रिक्स। ठीक है, ये खास किस्म का मखसूस स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक जो स्टैंडर्ड हमारे पास मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है ना, वो वॉयलेट करता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा एक प्रिंसिपल है इसको वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, ये हमें देखना है कौन सा प्रिंसिपल जो है वॉयलेट कर रहा है। हमारे पास आमतौर पे कहा जाता है एक बंदे को या एक एम्प्लॉय को उसका एक ही मैनेजर होना चाहिए और वो उसी मैनेजर को रिपोर्ट करे। अगर दो मैनेजर हैं तो यकीनन फिर मसाइल होंगे कि एक मैनेजर कहेगा तुम ये करो, दूसरा मैनेजर कहेगा तुम वो करो, तो उसके लिए तो मसला हो गया ना। वो कहेगा मैं ये करूं या वो करूं, मैं क्या करूं। तो एक एम्प्लॉय का अगर एक ही मैनेजर है तो वो चीजें बड़ी उसके लिए आसान है, वो उसकी बात भी समझ सकता है, उसको एड्रेस भी कर सकता है। और यही क्लासिकल मैनेजमेंट कहती है कि एक बंदे का एक ही मैनेजर होना चाहिए। जबकि मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि एक बंदे के दो मैनेजर हो सकते हैं,
मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये जो इंजीनियर हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये वाले इंजीनियर, ये असल में इनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और इस साइड पे ये कोई प्रोजेक्ट लीड है, इनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट लीड हैं, ये बेसिकली ये यहाँ पे क्रॉस फंक्शन टीम बनाई हुई है इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए, जो हमने इससे पहले बात की है। ये सारे लोग इन्होंने लेके एक टीम बनाई हुई है। तो ये इंजीनियर हैं, इनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इनके ऊपर साहब हैं, जो उनके डिपार्टमेंट के हैं, और अपने प्रोजेक्ट हेड को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो 2 मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, और यही वायलेशन है किसकी? क्लासिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहिए। 33 है, विच कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्टाइल इज अनअसर्टिव एंड अनकोऑपरेटिव। ठीक है, 2 लफ्जों पे जरा गौर कीजिएगा। एक क्या है हमारे पास? अनअसर्टिव, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बंदा बिल्कुल ऐसे ना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, और ना वो तावन कर रहा है। तो ऐसी सूरत में बंदा वो ना तो कंफर्टेबल है, ना कॉन्फिडेंट है, ना पूरे एतमाद है, ना वो तावन कर रहा है। तो हम कहते हैं वो क्या कर रहा है? असल में वो उस मसले से भागने की कोशिश कर रहा है या पीछे हट रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज है ना, उसमें एक क्या है? अवॉइडिंग है। बाकी भी कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो पूछी गई है वो क्या है? अवॉइडिंग है। सो अनअसर्टिव, अनकोऑपरेटिव मतलब द पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। 34 है, एनी मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वुड एक्सपेक्ट। तो इससे पहले हमने शायद थोड़ी सी बात की है कि मैकेनिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये क्या होती हैं? बड़ी सख्त या रिजिड किस्म की होती हैं। यहाँ पे चीजें तब्दील करनी बहुत मुश्किल होती हैं। और आम तौर पे क्या होता है, आप ये समझ लीजिए, ये कोई ऑनर साहब हैं, और उसके साथ कोई उसके नीचे जो है, उन साहब के नीचे कुछ 4 मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो उनको रिपोर्ट करते हैं। यानी मैनेजर्स के नीचे फिर लोग जो है वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रफली बात करूं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पहला फंक्शन है, ये एचआर का हो सकता है दूसरा ये फंक्शन आईटी का हो सकता है ये फिर सेल्स का हो, ठीक है, और इसी तरह ये फिर हो सकता है सिक्योरिटी का हो, किसी तरह की और हो सकता है, एडमिन हो सकती है, ठीक है। सो आई राइट एडी फॉर एडमिन। तो अब ये क्या है, थोड़े से डिपार्टमेंट हैं और थोड़े से लोग हैं, और वो फिर अपने अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी मैनेजर्स हैं वो फिर ऑनर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे मिलते जुलते कुछ हमने पहले बात की है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर्ड होती हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, और डिसीजन मेकिंग जो है यकीनन इन साहब के पास होगी, सारी की सारी उन्होंने अपने हाथ में रखी होगी फैसला साजी। तो ये क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। आईटी के लोग अलग हैं, वो अपना काम करते हैं सिर्फ अपने फंक्शन में। एचआर के लोग अलग हैं। रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी बेस्ड ऑन द फंक्शंस हैं, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वगैरह क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड है। सो द मैकेनिस्टिक जो मॉडल है उसमें ये चीजें उसकी खसूसियात में है, ठीक है। कौन सी? हाईली स्पेशलाइज्ड है, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन है, और फिर डिसीजन मेकिंग क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड है। 35 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब एनरिचमेंट इज टू। तो जॉब एनरिचमेंट हमने पढ़ी हुई है। वो जॉब एनरिचमेंट क्या कहती है जी? कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐड करते हैं, किसी बंदे की करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कुछ जिम्मेदारियां उसकी और लगा देते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ी सी लिबर्टी या फ्रीडम भी देते हैं। आप कहते हैं कि भाई ठीक है, आप फैसला कीजिए आपने कैसे काम करना है, आप अपनी चीजों को प्लान कीजिए। यानी अब ऐसा नहीं है कि मैं उंगली पकड़ के आपको चलाऊं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप माशाल्लाह सीनियर हो गए, अब इन चीजों को खुद आप देखें, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी खुद मुख्तारी दी जाती है, आपको हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन, द राइट्स टू मेक डिसीजंस। तो आपके पास अब खुद मुख्तारी है, आपको ऑटोनॉमी दी जाती है, आप चीजों को देखिए कैसे हैंडल करना है। तो ऐसी सूरत में कुछ जिम्मेदारियां और मिलने के साथ जब थोड़ी सी ये चीजें मिलती हैं, जहां पहले बहुत निटी ग्रिटी में मैनेजर पूछ रहा हो कहाँ गए थे, कितनी देर के लिए गए थे, कब आए थे, क्या किया क्या नहीं किया, वहां थोड़ी सी और चीजें मिल रही हैं, तो यकीनन थोड़ा बहुत बंदा मोटिवेट होता है, थोड़ी सी मोटिवेशन जरूर मिलती है। सो असल में जो यहाँ ऑप्शंस हैं उनमें अगर आप देखें, तो हमारी जो सी ऑप्शन है वो बेसिकली ठीक लग रही है। यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट, इससे क्या होता है? इंक्रीज द डिग्री टू विच वर्कर कंट्रोल्स द प्लानिंग। खुद ही आप एग्जीक्यूट कीजिए, और खुद ही फिर आप देखिए कि चीजें रिजल्ट क्या हो रही है, मुझे सिर्फ आप बता दीजिए आके। तो अब थोड़ी सी प्लानिंग की मिल रही है चीजें, थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल रही है, खुद मुख्तारी मिल रही है, थोड़ी सी डेलीगेशन मिल रही है, थोड़ी सी प्रोविजंस मिल रही हैं। तो ये कहलाता है हमारा जॉब एनरिचमेंट, ठीक है, सी ऑप्शन। 36 है, which career path allows technical specialists to continue contributing their expertise without being forced into the management roles। यानी कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं, टेलीकॉम के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, या फिर वो टैक्सेशन के कोई माहर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, थिंक ऑफ एनीबॉडी। तो उनको कहा जाता है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसी सूरत के जिसमें किसी भी एक्सपर्ट को ये कहा जाता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी सर्विसेज को रेंडर करते रहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करते रहिए, बजाय गोइंग इनटू द मैनेजरियल रोल,
तो उनको हम कहते हैं डुअल कैरियर पाथ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन ई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको आमतौर पे ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन हम कह लेते हैं। ठीक है, सो कौन सी डेफिनेशन है या कौन सी स्टेटमेंट है जो ई ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रही है। ठीक है, नीचे 4 स्टेटमेंट्स में थे। सो क्विकली अगर मैं बताऊं आपको यहां से, तो हमारी ऑप्शन बी जो है वो क्या कह रही है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट अप्लाइज ई बिजनेस कॉन्सेप्ट्स टू इट्स ऑल ऑपरेशंस। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सारे ऑपरेशंस के लिए क्या यूज कर रही है, ई बिजनेस कॉन्सेप्ट, या ई बिजनेस कॉन्सेप्ट को अपने सारे ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रही है, या अपने सारे ऑपरेशंस को ई बिजनेस कॉन्सेप्ट के नीचे ला रही है। मिसाल के तौर पे पहले लोग कम्युनिकेट करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, अब क्या हो रहा है, अब आपने कोई सीआरएम बना लिया है जिसको आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, यकीनन आपने पढ़ा होगा। अब सारी इंक्वायरी, सारी ईमेल, सारी कोलैबोरेशन, सारी जो वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन है वो सेंट्रलाइज एक जगह पे हो रही है। आपने ईआरपीस बना लिए हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, अब आप सारी चीजें वहां सेंट्रलाइज लेके जा रहे हैं। आपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिए, जितने भी प्रोसेस हैं आपके सबको ऑटोमेट आपने कर दिया है। आपने वर्क फ्लो ऑटोमेट कर दिए हैं। आपने कस्टमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ जितने सिस्टम्स हैं वो सारे ऑटोमेट कर दिए हैं। आपने ईडीआईज यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इनको इंप्लीमेंट कर दिया है। आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उनको इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, यू आर डूइंग एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस टू योर ऑपरेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के सारे ई बिजनेस कॉन्सेप्ट जिनकी अभी हमने बात की है ये अपने डेली ऑपरेशंस में ले आती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आप क्या है, ई ऑर्गेनाइजेशन। 38 है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज बेस्ट डिफाइंड एज। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी हमने देखना है, और इंट्रो में हमने देखा है कि ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एक फिनोमेना है। ठीक है, कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फिनोमेना है। अब हमें गिवन स्टेटमेंट्स में से देखना है कि कल्चर किस चीज को कहते हैं, किस चीज का नाम। अब ये कोई टेंजिबल चीज तो नहीं होती कि दफ्तर हम जाएं, ऑफिस पहुंचे तो वहां कोई एक सामने दीवार पे कुछ चीज लगी हुई है, कहें अच्छा ये कल्चर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल्चर क्या होता है, शेयर्ड बिलीफ्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, जार्गन्स, लैंग्वेज, सिंबल्स, ये सारी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जो कि मिलजुल के कलेक्टिवली या कंसोलिडेटली लोगों का एक एटीट्यूड, उनका मोरल, द वे दे एक्ट, द वे दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहलाता है, कल्चर। सो इट्स ऑल अबाउट द सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स। ठीक है, जो कि हेल्ड बाय मेंबर्स, जैसे हमने भी कहा कि लोग उनको अडॉप्ट करते हैं, ढेर करते हैं, और ये डिस्टिंग्विश करता है उस कल्चर को, ये शेयर्ड बिलीफ्स को, शेयर्ड वैल्यूज को, ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, यानी एक कंपनी है उसका अपना कल्चर है, वो कल्चर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होगा। यानी पता चलेगा कि भाई फलां कंपनी में तो बड़ा अच्छा कल्चर है, और फलां कंपनी का कल्चर यार उनका जरा अजीब सही है, डिफरेंट है, यानी कुछ चीजों पे लोग एतराज कर रहे हैं, और आप अक्सर सुनते रहते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि दे शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स एंड असम्पशंस, और ये फिर लोगों का जो उस कल्चर में रहते हैं उनका फिर शेप करती हैं बिहेवियर, के लोग कैसे बिहेव करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कैसे वो सोशल सेटिंग्स में इंटरेक्ट करते हैं, समाजी रवाबत उनके एक दूसरे के साथ कैसे हैं। तो ये कल्चर पे बेस्ड होते हैं, और कल्चर इटसेल्फ क्या है वो भी हमने देखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पर क्या हुआ, ऑप्शन बी हमारी या स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल ठीक डिस्क्राइब कर रही है। 39 है, हाउ इज कल्चर मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड टू एम्प्लॉइज। अब ये कल्चर लोग जब अडॉप्ट करते हैं या लोगों में कैसे फिर ये सरायत करता है, या कैसे लोग उसको लेते हैं, और ये ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो कुछ जो ऑप्शन गिवन है उसमें अगर हम अपनी बी ऑप्शन देखें तो वो कह रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग स्टोरीज बयान करते हैं। बताया जाता है कि जी पहले ये ऑर्गेनाइजेशन छोटी थी, फिर उन्होंने ये किया, फिर वो किया, फिर यहाँ 18-18 घंटे लोगों ने काम किया, बड़ी डेडिकेशन की, सैटरडे संडेज को भी लोग आए, लोगों ने घरों से काम किया, 2 महीने की सैलरीज नहीं ली, फिर ये करते कराते फिर ये बहुत डिफरेंट स्टोरी सुनते हैं, मुझे आपको सुनाई रहती है, और हम इससे काफी मोटिवेट भी होते हैं। फिर हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी ऐसा कुछ बड़ा करें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मान लो कि तस्वीरें लगी हुई हैं, लोगों की और स्टोरीज लगी हुई हैं, सक्सेस स्टोरीज लगी हुई हैं। सो ऑल दीज बेसिकली दे मोटिवेट अस, दे स्टिमुलेट अस, दे इन्फ्लुएंस अस कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई मीनिंगफुल काम करें, राइट। सो देयर आर स्टोरीज, देयर आर रिचुअल्स, और देयर आर सेरेमनीज। मुख्तलिफ सेरेमनीज भी होती हैं, यकीनन हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, राइट। इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज होती हैं, कुछ जार्गन्स होते हैं, ये सारी चीजें ये मिलजुल के ये सोर्स बनते हैं जिनकी वजह से फिर कल्चर जो है किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगों में ट्रांसमिट होता है या फिर ट्रांजिशन होती है। सो द कल्चर कैन बी ट्रांसमिटेड टू द पीपल और एम्प्लॉइज थ्रू स्टोरीज, रिचुअल्स, सिंबल्स एंड लैंग्वेज या फिर जार्गन्स एटसेट्रा।
क्वेश्चन नंबर 40, रेजिस्टेंस टू चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अच्छा, चेंज आ रही है तो लोग यकीनन रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, नहीं हमने नया सिस्टम नहीं लेना, नहीं नया प्रोसेस तो अजीब से, हम पुराने तरीके से काम करेंगे, इसको क्या हो गया, इस बिल्डिंग में हम क्यों नहीं रहते, हम नई बिल्डिंग में क्यों जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो पीपल रेजिस्ट टू चेंज, जब भी कुछ चेंज आएगा लोग रेजिस्ट करते हैं। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल लेवल की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, इनफरादी सतह की एज एन एम्प्लॉई, और कुछ होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। यहाँ पूछा गया इंडिविजुअल लेवल पे जो होती है वो कौन सी होती है, एक उसमें से नहीं, एक्सेप्ट, यानी इसका मतलब है तीन हैं, एक नहीं है, और वो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारी थर्ड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हैबिट इंडिविजुअल होती है, यानी मेरा काम करने की आदत बनी हुई है, मैं चेंज नहीं करना चाहता उसको। मुझे क्या है, जॉब सिक्योरिटी है, मैं पहले मैनुअल काम करता हूँ, सिस्टम में इन्वेंट्री चली जाएगी तो मेरा तो बड़ा मसला हो सकता है, मेरी जॉब चली जाए, या मुझे डर रहता है पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं खुदा जाने क्या, फियर ऑफ अननोन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो ऑल दीज आर इंडिविजुअल चेंजेस। अलबत्ता स्ट्रक्चर इनर्शिया जो है ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रेजिस्टेंस टू चेंज है। इनर्शिया क्या होता है, जमूद, ठीक है, एक चीज का रिजिड हो जाना, सख्त हो जाना, हिलना ना, जिसे कहते हैं टस से मस नहीं हो रहा ये बंदा, दैट्स इनर्शिया, इट्स काइंड ऑफ इनर्शिया। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, अगर उसके अंदर कोई जमूद की कैफियत है तो उसका मतलब है कि ये फिर चेंज नहीं होने दे रहा ऑर्गेनाइजेशन को, और ये किसका फिनोमेना हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का, हमें किसका देखना था, इंडिविजुअल का। सो द रेस्ट थ्री आर द इंडिविजुअल, बट दिस इज समथिंग दिस रिलेटेड टू organization itself, not with the individual. 41. Appreciative inquiry differs from the traditional OD organization development because it appreciative inquiry ये different है organization development या OD से, किस perspective में ये बता रहे हैं। पहली बात ये है, हमें पता होना चाहिए कि AI यानी appreciative inquiry बेसिकली क्या है, ये इनकरेज कर रही है एम्प्लॉयज को कोलैबोरेट करने में, उनको इनेबल करने में, कम्युनिकेशन को एनहेंस करने में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लाने के लिए। जबकि हमारी जो ट्रेडिशनल ओडी है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, वो क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि प्रॉब्लम कहीं हुआ उसको फिक्स कर दिया, और उसके बाद फिर आगे देखा कहीं प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर दिया। इट्स काइंड ऑफ अ रिएक्टिव अप्रोच। मे बी मैं इसको यूं कह सकता हूँ आपको समझाने की हद तक, एक चीज हुई, हम उठे, हमने इसको ड्रेस कर दिया और हम आगे फिर बैठ गए। एप्रिशिएटिव इंक्वायरी क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ प्रोएक्टिव अप्रोच, क्या देख रहे हैं, बल्कि हम नहीं देख नहीं रहे, हम उससे भी आगे जाके हम वो चीजें कर रहे हैं कि इंसिडेंट खराब ना हो, हालात खराब ना हो, बल्कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाए। तो हम कह सकते हैं कि द एप्रिशिएटिव इंक्वायरी दिस फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग यूनिक क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एआई इस पर्सपेक्टिव में या एप्रिशिएटिव इंक्वायरी इस पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से या यूडी से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच HR प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स मूविंग एम्प्लॉइज टू डिफरेंट टास्क टू कॉम्बैट बोर्डम। अब क्या होता है, मैं और आप अक्सर क्या कहते हैं, यहाँ जी कैसा चल रहा है जी, बोर हो गए हैं भाई यार, बस रोज एक ही काम। सो इस उकताहट से, इस यकसानियत से बचने के लिए HR क्या करती है, वो को काम करती है, वो एम्प्लॉइज को डिफरेंट टास्क जो है उसमें मूव करती रहती है, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस में, डिफरेंट जगहों के ऊपर मूव करती रहती है। यानी मैं हो सकता है पहले किसी फंक्शन ए में था, अब उन्होंने मुझे 6 महीनों के बाद उठा के किसी फंक्शन बी में डाल दिया, उन्होंने कहा अच्छा अब आप ये कर लें कुछ अरसे के लिए। उसके बाद मैं फिर वहां से बोर हो गया, उन्होंने फिर सी में डाल दिया, सही है। तो वो मुझे एक से बी से सी इधर उधर रोटेट करते जा रहे हैं, ठीक है, आप पहुंच गए हैं जॉब रोटेशन। ज्यादा से ज्यादा 2 साल के बाद मुझे कहेंगे कि साहब अगर आप फिर भी बोर हो रहे हैं तो फिर घर जाइए, कुछ और काम देखिए, हम ये आपके लिए यहाँ पे कोई यानी कोई रंगीनी या कोई दुनिया, कोई रौनक, इस तरह की चीज तो नहीं रख सकते ना, आप आए जॉब करे, काम करे। बट एनीवेज दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। HR की ये प्रैक्टिस की जिसमें वो किसी एम्प्लॉय को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन या एक जॉब से दूसरी जॉब में मूव करते रहते हैं, तो ये कहलाती है जॉब रोटेशन। 43 है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यानी ओडी, ये इज ए कलेक्शन ऑफ प्लान चेंज इंटरवेंशन बिल्ट ऑन। तो अभी हम कुछ बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट या ओडी जो है, ये एक तरह की प्लान चेंज है। चेंजमेंट आपने पढ़ी हुई है ना, 3-4 तरह की चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो ये अब्रप्ट नहीं है, ये कोई रेडिकल चेंज नहीं है, ये कोई री इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्लान चेंज है। ओडी का जो एम होता है ना, वो जैसे हमने बात की अभी कि वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम को फिक्स करती है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम फिक्स होती है वो भी जरूरी बात है, अगर उसकी हम पॉजिटिव साइड देखें तो वो ये है कि लोगों को वो एम्पावर या इनेबल करती है, वो एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करके एंगेज करती है, ठीक है। और कह सकते हैं हम किसी हद तक वो भी कोशिश करती है कि कोलैबोरेशन हो, लोगों के अंदर कम्युनिकेशन हो।
एम्प्लॉइज को इंगेज किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ चीजें हैं ओडी की भी अच्छी हैं। अब ये हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ओडी जो है वो लोगों को फोकस कर रही है, पीपल ओरिएंटेड है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड है। अगर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन उसकी है तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज है ये फिर कहाँ हो रही है, ह्यूमनिस्टिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज में हो रही है। इंसानों के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर चेंजेस हो रही हैं, किसी और वैल्यू या फिर किसी और आर्टिफैक्ट या किसी और मॉनिटरी चीज को कोई फायदा नहीं हो रहा। ओडी का कोई काम नहीं है ये इन चीजों के साथ या प्रॉफिट वगैरह के साथ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट किसकी होनी है, ह्यूमंस की, लोगों की। OD is a collection of planned changes, intervention built on the humanistic democratic values या humans के ऊपर, employees के ऊपर, employee orientation, ठीक है। सो ये ऑप्शन स्क्रिप्ट में है। 44 है, अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज वन दैट, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को मुस्तकबिल के लिए तैयार रखती है, हर रोज अपने आप को देखती है वो किस तरह उसने अपने आप को अडॉप्ट करना है। यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कोई टेस्ट दिया, क्विज दिया, तो मुझे कुछ मार्क्स मिले, तो उसके बाद मैंने देखा कि आई एम नॉट गुड एट दैट, तो मैं अपने आप को एडजस्ट करूं, मैं चीज़ों को लर्न करूं, अपने आप को अडॉप्ट करूं, नए जो चैलेंज आ रहे हैं उसके बाद फिर मैं अगली असेसमेंट दूं, उसमें कदर ज़रा बेहतर आ रहा हूं, तो फिर मैं को नहीं कि इतना अच्छा तो नहीं हो जितना मैं चाह रहा था। एंड देन अगेन आई कम टू नो कि मुझे कुछ और टाइम इन्वेस्ट करना है, आई नीड टू डबल माई एफर्ट। सही है। तो दिस इज हाउ कि कॉन्स्टेंटली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को, अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, और अपने आप को अडेप्ट कर रहा हूँ, और जो चेंज चाहिए वो रिक्वायर्ड वो मैं करता चला जा रहा हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग की वैसे डेफिनेशन तो ये होती है ना कि परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, सही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट या ओडी या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, राइट। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया हुआ है कि वो कॉन्टिन्यूसली लर्न करती हैं, ग्रो करती हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करती हैं, अपने लोगों को एम्पावर, एजुकेट करती हैं, उनको एलिवेट करती हैं, अडेप्ट करती हैं कि मार्केट क्या है इस वक्त, बिजनेस लैंडस्केप क्या है, कैसे अपने आप को चेंज करना है, क्विकली चेंज करना है, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर कितनी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। 45, which of the following is guideline to prevent problem behaviors in teams, ठीक है। आप कुछ गाइडलाइंस बतानी है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं टीम में उनसे कैसे हम बच सकते हैं। अच्छा, जो गिवन है उसमें से अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया है कि जी अनक्लियर गोल, तो अनक्लियर गोल देने से तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे और तो इससे कम तो नहीं होंगे, राइट। बट एनीवेज द बी ऑप्शन सेज करेक्टली कि आप अच्छी परफॉर्मेंस को, जो सुपीरियर परफॉर्म कर रहे हैं लोग, उनको आप क्या करें, रिवॉर्ड दें। उनको आप जब रिवॉर्ड देंगे तो क्या होगा, जाहिर बात है बाकी लोग जो लो परफॉर्मर हैं उनके ज़हन में आएगा, उनके दिल में आएगा कि नहीं हमें भी अच्छा काम करना है। अब ये रिवॉर्ड मॉनेटरी भी हो सकता है, फाइनेंशियल टर्म्स में भी हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, कहीं ट्रेनिंग पे किसी को भेजा जा सकता है, किसी को कोई इक्विपमेंट दिया जा सकता है, कोई चीज भी की जा सकती है, उसको डिग्री प्रोग्राम के लिए ऑफर किया जा सकता है, या उसके लिए कोई ना कोई उसको कहा जाता है कि आप सर्टिफिकेशन करें, हम आपको रिइंबर्स करेंगे, आपको डिग्री प्रोग्राम शुरू करें, कंपनी आपको 50% फी में डिस्काउंट दे देती है, करवा देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर कुड बी मेनी वेज के आप उनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, प्रमोट कर दें उनको, कुछ और चीजों की एम्पावरमेंट कर दें, ठीक है। थिंक ऑफ मेनी थिंग्स। 46, employees with type A personality are characterized by, अब ये खास किस्म की कोई एक पर्सनालिटी होती है या करेक्टरिस्टिक्स या एटीट्यूड हो सकता है टाइप ए के लोगों का, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी बहुत तेज चलते हैं, इनके अंदर बड़ी बेसब्री होती है चीज़ों की, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बड़े अग्रेसिव होते हैं, और इनके अंदर कुछ ना कुछ हासिल करने की हर वक्त जस्तजू रहती है, सही है। तो मैं कुछ कर लूँ, मैं कि बन जाऊँ, किसी जगह पहुंच जाऊँ, ठीक है, बस ऐसा कुछ ना कुछ पैशन होता है इनके अंदर जो है ना, वो ऐसे इम्पल्सिव से होते हैं, ये ऐसे ड्राइव रहते हैं हर वक्त, ड्राइव टू अचीव समथिंग। तो बी ऑप्शन हमारी यही कह रही है कि दीज आर कंपेरेटिवनेस, एक्सेसिव कंपेरेटिवनेस इनके अंदर होती है, और कहीं ना कहीं टाइम अर्जेंसी होती है, कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी है, अचीविंग समथिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, इस तरह की चीजें इनके अंदर होती हैं, ठीक है। सो टाइप ए के लिए जो ट्रेड्स हैं वो ऑप्शन बी के वो रेलिवेंट है और वो करेक्ट है। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस। तो आजकल के यूनी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर लोगों को स्ट्रेस हो सकता है, तो कोई बताना है कि किसी इंडिविजुअल के स्ट्रेस कम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी रिकमेंडेशन है जो गिवन ऑप्शन है उनके अंदर से। तो वो हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हम उन साहब को एडवाइस करें कि आप अपने टाइम को अच्छा मैनेज करें और कोई फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है। सो एक इंडिविजुअल को ये कुछ दो चीजें कही जा सकती हैं। जॉब रीडिजाइन इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एक बंदे के लिए चार तो जॉब रीडिजाइन नहीं कर सकता ना, उसको खुश करने के लिए या उसका स्ट्रेस कम करने के लिए। बेटर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट भी वैलिड नहीं है इन दिस केस,
और गोल सेटिंग अगेन, इसका मतलब तो ये है कि आप उसका स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपने गोल या टारगेट जो है वो कम कर रहे हैं। सेल्स का सोचिए ना कि सेल्स टीम का ओवरऑल टारगेट क्या होता है, तो एक बंदे का स्ट्रेस कम करने के लिए, दो का कम करने के लिए सेल्स की टीम पूरी अपना टारगेट तो नहीं कम कर सकेगी ना। अगर वो कम नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि उनका टारगेट किसी और को मिलेगा, इनका स्ट्रेस कम हो गया तो उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोई इतना पायदार हल या चाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहेवियर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में इंक्लूड। बिहेवियर बताने हैं, ठीक है, किसी बंदे को खुदा न खासा स्ट्रेस आ है तो अब उसके जो बिहेवियर सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी उसके रवैये में क्या चीजें ऐसी आई हैं। तो यहाँ जो गिवन ऑप्शन है उसमें अगर आप देखें, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस ज्यादा है और मैनेज नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, मैं या मेरे जैसे लोग और जिनको स्ट्रेस है खुदा न खास्ता, तो वो कंपनी छोड़ को जा रहे हैं, तो टर्नओवर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो थोड़ी-सी और चीज़ें हैं, मेरे खाने की हैबिट्स हैं, वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। दोनों सूरतें हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ लोग स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग हो सकता है वो खाना छोड़ दें, ठीक है? उनको भूख कम लगे या उनकी भूख जो है वो खत्म हो जाए। ये दोनों सूरतें होती हैं बहरहाल, लेकिन ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ कॉमन होती है, वो क्या होती है, खुदा न खास्ता अगर स्ट्रेस हो, कोई परेशानी का शिकार हो इंसान, तो फिर नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। Question number 49. During which stage of the career cycle does an individual typically match occupational alternatives with the personal interest and abilities? एक हमारे पास करियर साइकिल है जिसमें कुछ 4-5 डिफरेंट स्टेजेस हैं किसी इंडिविजुअल की, किसी एक आम आदमी की, मेरी, आपकी। वो क्या करता है, वो देखता है कि मेरे पास कितने अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, कितने प्रोफेशंस में मैं जा सकता हूँ जो मेरी इंटरेस्ट और मेरी एबिलिटीज यानी मेरे पोटेंशियल या मेरी सलाहितों और मेरी दिलचस्पी इनके साथ मैच करता हो। हमारे पास ये करियर साइकिल के अंदर 4-5 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, या फेजेस आप कह लीजिए। उनके अंदर एक फेज ऐसी है जो कहती है कि जी आप उस वक्त ये सोचते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटीज, आपका पोटेंशियल वो क्या है। इन दोनों को सामने रखते हुए कौन सी ऐसी प्रोफेशनल लाइफ है या ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशनल अल्टरनेटिव्स हैं, इन 3-4 में से आप एक चुन सकते हैं। यानी मैं डेवलपर बन जाऊं, या मैं एंड्रॉयड डेवलपर बन जाऊं, या मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊं, या मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पर चला जाऊं। तो ये मैं देखता हूं कि ये 3-4 में से मैं क्या पिक करूं। तो ये मेरी कौन सी होती है, एक्सप्लोरेशन। ये देखिए, अल्टरनेट का मतलब क्या है कि मैं कुछ ना कुछ चीज क्या कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं कि क्या लूं, 3-4 में से क्या लूं जो मेरे इंटरेस्ट और मेरी एबिलिटीज को अच्छा मैच करता हो। तो ये क्या चीज होगी, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, बी ऑप्शन। 50th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एनजीटी। हम टीम्स में काम करते हैं तो वहां पे डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आपने पढ़ी होंगी, डेल्फाई है, एनजीटी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की और भी कुछ हैं एक दो। तो पूछा गया कि एनजीटी को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, पहले क्विकली देखते हैं कि एनजीटी है क्या। एनजीटी में ये होता है कि लोग अपना अपना आइडिया लिखते हैं, यानी कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है आपने। तो मैंने आपने वहां बैठे हुए हैं, हम 10 लोग 15 लोग, तो हमने अपना अपना आइडिया जो है वो लिख लिया है। फिर हर बंदे को बारी दी जाती है, वो अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करता है कि मैं ये समझता हूँ इसके लिए ये किया जा सकता है, कोई साहब कहते हैं मेरे हिसाब से ये किया जा सकता है। ये फिर डिस्कस होते हैं, ये फिर जितने आइडियाज प्रेजेंट हुए, हर बंदे ने अपना अपना आइडिया दिया, 10 लोग थे, 10 आइडियाज डिस्कस हुए, ये फिर क्या हुए, वैल्यूएट भी हुए और डिस्कस भी हुए। इसके बाद फिर इनकी रैंकिंग की गई, ठीक है, इनकी रैंकिंग की गई कि किस तरह से कौन सा आइडिया जो है वो ज्यादा अच्छा है और कौन सा आइडिया जो है वो इतना अच्छा नहीं है और कौन सा बिल्कुल गैर मुनासिब है। यानी बुरा तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में ये फिट नहीं आता, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर देखा जाता है कि कौन सा आइडिया फिर क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये सारा मरला क्या कराता है, एनजीटी, ठीक है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब वापस क्वेश्चन की और आते हैं। अब यहां से देखते हैं कि ये क्या चीज है जी, इट्स ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इट्स ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ऐसा नहीं है हैज़ार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस इसकी कोई तरतीब नहीं है। तो ये एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पे लोग मेंबर्स जनरेट करते हैं आइडिया को, फिर रैंक करते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑन हियर। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कम्युनिकेशन इज करेक्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन हमने देखा हुआ है कि एक मैसेज सेंड होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और उसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं, मीडियम भी है, नॉइज भी है, इस तरह की और कुछ चीजें हैं। तो यहाँ में हमने देखना है कि जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो वो क्विकली इधर हम देखते हैं कौन सी हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर देन फेस टू फेस। नहीं, फेस टू फेस को कहा जाता है कि ये सबसे अच्छी है, तो ये तो पहली स्टेटमेंट ठीक ना हुई। दूसरी देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन कन्वे इमोशंस एंड एटीट्यूड दैट द वर्ड्स मे नॉट फुली एक्सप्रेस।
ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आती हैं और ये काफ़ी हद तक हमारे इमोशंस को, हमारे एटीट्यूड को ये बता रही होती हैं, जो कि आम तौर पे मैं और अगर आपको ईमेल लिखूँ, मैसेज लिखूँ, उसमें तो बिल्कुल नहीं ये चीज़ें आएँगी, उसमें तो महसूस भी नहीं होंगे। इमोशंस, फीलिंग्स, ये एहसासात वगैरह ये अपने जज़्बात का इज़हार तो नहीं कर सकते। किसी हद तक कर सकते हैं लेकिन उनकी तर्जुमानी तो नहीं कर सकते 100%। तो मेरा ख़्याल है ये हमारी ऑप्शन ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन डज़ नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जब आपने वर्बल कम्युनिकेशन की तो आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप इसका यूज़ करें, इसका ना करें, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ईज़िली कंट्रोल्ड एंड यूजुअली हाइड्स ट्रू फीलिंग्स। नहीं, नॉन वर्बल में तो हम कह रहे हैं कि फीलिंग्स जो हैं ये बिल्कुल कम्युनिकेट होती हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है बी हमारी करेक्ट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है इमोशंस को, एटीट्यूड्स को और बहुत सारी और चीजें जो कि हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनका उनका तर्जमानी उनकी नहीं हो सकती अल्फाज में, वो हम अपनी क्या करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से यानी जेस्चर से, आई कांटेक्ट से, हम अपनी इन चीजों से, स्माइल से, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं पास कर सकते हैं। 52. Your organization is considering the use of group decision making. What do you think will be the advantage of group decision making? हमारी कंपनी है वो सोच रही है कि बजाय मैनेजर साहब अकेले डिसाइड करें कि क्या करना है क्या नहीं करना, हम सोचते हैं कि जी हम ग्रुप को कहें कि आप डिसाइड किया करें, आप डिसीजन मेकिंग करें, लेकिन इससे पहले हमें देखना है इस ग्रुप डिसीजन के या ग्रुप डिसीजन मेकिंग के क्या फायदे हो सकते हैं। तो एक आदमी ने फैसला किया, बाहर आके सबको बता दिया कि कल से ये होगा। लोगों ने कहा अच्छा यार ठीक है, आप बॉस हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, हमें इन्वॉल्व ही नहीं किया यार, बस ऐसा तो नहीं होता ना, वगैरह वगैरह। ठीक है ना कि थिंक ऑफ द फीलिंग, राइट। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैनेजर साहब आए हैं, सबको बिठाएं और कहें कि ये मसला है, आप क्या समझते हैं कल से कैसे करें। तो सबकी आरा आ रही हैं, सबकी तजावीज़ आ रही हैं, सबको टेबल पर रखा जा रहा है, सुना जा रहा है और उसके ऊपर कोई अच्छा बहस मुबाहिसा हो रहा है और उसके बाद एक अच्छा फैसला किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में चूंकि सबने मिलकर मशावरत की है, सबने अपनी आरा तजावीज़ सामने रखी हैं, मशावरत के बाद फैसला हुआ है, तो यकीन कह सकते हैं हम कि सब लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको कबूल करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे, काम करेंगे और वो एक अच्छा डिसीजन होगा क्योंकि सबकी आरा आ गई हैं। तो सी ऑप्शन सेज द सेम। इट सेज के देयर विल बी इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस। पहले फैसला हुआ और लोगों को जब बताया तो लोगों ने कहा अच्छा देखेंगे, लेकिन जब सबने फैसला किया तो हम सब क्या करें उसको मान रहे क्योंकि मिलके फैसला किया, तो इसलिए बाय इन होगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस ज्यादा होगी। तो ये फायदा है सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग का जब ग्रुप में होती है। 53A, which of the following terms is defined as the right inherent in a managerial position to give orders and expect orders to be obeyed? यानी कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक टर्म है, कोई एक चीज है, वो कहती है कि जी जब आदमी किसी एक मैनेजरियल पोजीशन पे चला जाता है तो उसके पास कोई राइट्स आ जाते हैं, उसके पास एक हक आ जाता है, वो एक तो ऑर्डर दे सकता है और दूसरा उस ऑर्डर को माना जाए, उसका हुक्म माना जाए, यानी वो हुक्म भी दे सकता है और उसका हुक्म माना जाए, ये चीज भी उसके पास आ जाती है। तो ये किसी के पास हक आ जाना, किसी के पास इस बात का राइट आ जाना कि वो बात करे, वो किसी को हुक्म दे और उसका हुक्म माना जाए, इस चीज को मैनेजमेंट की जुबान में हम कहते हैं अथॉरिटी। 54 which of the following is not an important issue relating to goal setting theory? तो गोल सेटिंग थ्योरी है, उसमें हम क्या करते हैं या उसमें क्या किया जाता है, उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि गोल सेट किए जाते हैं, बताया जाएगा ना कि आपने क्या करना है, तो गोल सेट कर दिया आपका और उसको फिर स्पेसिफिक बता दिया कि हम चाहते हैं कि अगले महीने आप इतनी सेल करें, उसके बाद आप सेल में इतना इंक्रीमेंट करें, फिर इतनी जो है वो नए प्रोडक्ट्स लाएं, फिर उनका वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम इतना बढ़ाएं, वगैरह वगैरह। तो ये स्पेसिफिक गोल बता दिया। तो सेल इंक्रीज करनी है, कितनी करनी है, ये दोनों चीजें बता दी और उसके बाद फिर जाहिर बात है मैनेजर साहब ने क्या किया, मॉनिटर किया उनकी परफॉर्मेंस को, फीडबैक दी, रिव्यू दिया, ये सारी चीजें की। अलबत्ता ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं नहीं आती कि इसमें गोल सेटिंग थ्योरी में। 55 है, when all communication is channeled through one person, which of the following communication network exists? अच्छा, हमारे पास 3-4 तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, उनमें से एक हमारे पास व्हील होता है। अब व्हील में क्या हो रहा है कि इसकी शक्ल एक लॉजिकली व्हील की तरह की बनती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दफ्तर हमारा ऐसा बना हो, ऑफिस जहाँ पे एक बंदा दरम्यान में है और यहाँ पे कुछ ऐसा ही सर्कल की शेप बनी और सारे कमरे अलग अलग हों, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक लॉजिकल व्हील है। मैं और आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो बंदा भी कम्युनिकेशन कर रहा है बेसिकली वो इन साहब जो है ना, ये जो बड़े साहब कह सकते हैं, बड़े ही हमारे लिए, हमारे लिए तो खैर आप भी बड़े हैं,
तो ये इन साहब के थ्रू जो है वो हो रही है। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बना हुआ है कि जिसमें क्या हो रही है, कम्युनिकेशन एक बंदे के थ्रू होके जा रही है, ठीक है, जो हमने दरम्यान में हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्या शक्ल बन रही है भला, एक व्हील की शक्ल बन रही है। बाकी कुछ और भी होती है लेकिन यहाँ पे कंसर्न नहीं है हमका। बाकी मैंने काफी चीजें फुटर में मेंशन की हुई हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप एटलीस्ट सारी चीजों को जरा गो थ्रू करते चले जाएं इंशाल्लाह। 56 है, मिस मनाल एचआर एग्जीक्यूटिव ऑफ XYZ कंपनी रिजेक्ट्स या रिजेक्टेड ऑल दोस कैंडिडेट्स हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। इट्स एन एग्जांपल ऑफ, अच्छा कोई XYZ कंपनी है, ये कोई HR एग्जीक्यूटिव हैं, ये मिस या तो लगता है गुस्से की बहुत तेज हैं। उन्होंने क्या किया जी, सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जो किसी खास एक जामिया से हैं, एक इदारे से हैं, एक स्कूल से हैं या यूनिवर्सिटी से हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो ये क्या वजह है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं, माजी में उनका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। कोई एक आध उनका एम्प्लॉय था जो कि इसी ABC यूनिवर्सिटी से था और उसने कुछ अच्छा डिलीवर नहीं किया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मिस को लगता है कि शायद उस यूनिवर्सिटी के सारे ग्रेजुएट ऐसे ही होते हैं। अब मैं कहीं अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो मेरी कंपनी को या मेरी HR को ये नहीं समझना चाहिए कि VU के सारे लोग ही ऐसे होते हैं, नहीं, बल्कि उनको चाहिए कि बाकी लोगों को बिल्कुल अलग रख के मुझे वो उनको एवेल्यूएट करें। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर मैं VU से काम अच्छा नहीं करता तो वो लोग भी नहीं अच्छा करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग बहुत जीनियस होंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, एंड आई बिलीव यू डू। तो ये जो फिनोमेना है कि जिसमें हम एक एक्सपीरियंस को जनरलाइज कर देते हैं इस तरह से कि बाकी लोग भी ऐसे होंगे, इसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। सो इस वक्त मिस मनाल जो है वो स्टीरियोटाइपिंग का शिकार है। एक बुरे एक्सपीरियंस से उन्होंने कहा कि अब हमने ABC यूनिवर्सिटी का, यानी एक नाम है लिखा हुआ, स्पेसिफिक नहीं है कोई यूनिवर्सिटी, बल्कि किसी एक इदारे का, उन्होंने कहा कि हम उस यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएट अब हायर नहीं करेंगे। 57. Which type of authority allows a manager to directly supervise subordinates and make decisions affecting the main operations of the organization? कोई साहब है, कोई मैनेजरियल रोल है या टाइप है जिसमें क्या करते हैं ये साहब, डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी अपने नीचे काम करने वालों को, और इनके डिसीजन जो हैं ये इफेक्ट करते हैं मेन ऑपरेशंस को। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो तीन चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं। तो अब ये जो साहब हैं ये किस तरह की अथॉरिटी इनके पास है, हमने पढ़े में ना, कुछ लाइन है, कुछ फंक्शन है, कुछ स्टाफ अथॉरिटी है। तो ये जो साहब हैं जो इस तरह का डिसीजन करते हैं, जो अपनी डायरेक्टली ऑपरेशंस को भी इफेक्ट करते हैं और डायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको ओवरसी कर रहे हैं और उनकी इंपेडिमेंट सेल्स को रिमूव कर रहे हैं, उनको फंक्शनल ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे यकीनन। तो ये क्या है, लाइन अथॉरिटी होती है। लाइन अथॉरिटी में लोग ये काम करते हैं। 58. Today's managers understand that the success of any effort at improving quality and productivity must include. कहा जाता है कि जी अब मैनेजर्स जो हैं वो इस बात का इदराक रखते हैं कि कामयाबी जो है वो चाहे कोई भी एफर्ट हो, किस चीज की, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की या प्रोडक्टिविटी को, इसके अंदर क्या चीज है जिसकी शमूलियत होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमने जैसा कहा वैसा लोगों को काम करना है और उनको करना करते रहना है क्योंकि हम सबसे अच्छा जानते हैं। नहीं, आज के मैनेजर्स कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर हमें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो उन सारी एफर्ट्स के अंदर है, जो है वो क्वालिटी इंप्रूव करनी हो, चाहे हमने प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना हो, चाहे हमने कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करना हो, चाहे सेल्स रेवेन्यू शेयर, मार्केट शेयर एक्सपेंड करना हो, कोई भी काम करना हो, तो जब तक हम अपने एम्प्लॉयज को साथ लेके नहीं चलेंगे, एम्प्लॉयज के साथ बैठ के डिसीजंस नहीं लेंगे, एम्प्लॉयज की सुनेंगे नहीं, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, उनको एंगेज नहीं करेंगे, उनको ऑन बोर्ड नहीं करेंगे सारी चीजों में, तब तक सक्सेस जो है वो मुमकिन नहीं है। 59. Mr. Nasser usually achieves high goals and performs well in difficult tasks because he believes in his capabilities या abilities. Which of the following personality characters of Mr. Nasser is present in the organization? ठीक है, ये कुल नासिर साहब हैं माशाल्लाह। वो क्या करते हैं जी, अपने हाई गोल्स भी अचीव करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डिफिकल्ट टास्क को भी। यानी आप उनको मुश्किल काम दे दें तो वो भी फिर भी डिलीवर कर देते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं वो। और अहम चीज़ क्या है, वो उन्हें बहुत एतमाद है अपनी अपनी एबिलिटीज के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, वो कहते हैं ना, प्रेमचंद ने कहा था कि खुद एतमादी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो इंसान को अपने आप के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे अंदर अल्लाह ने पोटेंशियल रखा हुआ है और यकीन कीजिए आप सब में, मुझे सुन रहे हैं मेरी बात, आप सब में भी है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपने भी कभी ऐसा सोचा नहीं है।
अभी सोच के देखिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो नासिर साहब को अपनी सलाहियतों पे एतमाद है, ये असल में क्या चीज़ है? उनकी अपनी सलाहियतों पे एतमाद है। तो अपनी सलाहियतों पे जो एतमाद होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। तो अपने ऊपर एतमाद वो क्या कहलाएगा? सेल्फ एफिकेसी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई अल्लाह तेरा शुक्र है, मिस्टर जुनेद rated Gibran highly in his job evaluation because both belongs to the same area and graduated from the same university. It is an example of। अब जुनेद साहब ने जिब्रान साहब की जब एवेल्यूएशन की तो उन्होंने उनको बहुत ज्यादा नंबर दे दिए, बहुत अच्छा ग्रेड दे दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, बेहतरीन अप्रेजल बना दी। वो इसलिए कि वो क्या थे, एक ही एरिया से बिलोंग करते थे। पंजाबी में कहते हैं ना, यार तू तो मेरा ग्राई है, अच्छा तू फलाने पिंड का है, यार मैं भी उत्थों दी हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर उन्होंने कहा अच्छा कहाँ पढ़े? यूटी के। अच्छा किस बैच के हो? वो मैं भी उधर ही था, तो मेरे सेक्शन में थे, मैं भी में था। अच्छा अच्छा, मुनीर साहब को जानते हैं, फलान साहब। लो जी, फिर तो बस वो क्या कहते हैं, शीरो शक्कर हो गए हम दोनों। तो यही मसला यहाँ पे हुआ है कि ये जो साहब है जुनेद साहब, इन्होंने जिब्रान साहब को फिर खुल के नंबर में कहा जी 100% 2 बोनस देने चाहिए, जिब्रान तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे गांव के ही है। तो ये क्या है मसला? ये सिमिलर टू मी इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ से पता भी चल रहा है कि हम दोनों एक है, तू तो भाई है मेरा, तुम्हारा भी स्टार वही है यार, जबरदस्त। सो इट्स सिमिलर टू मी इफेक्ट, ठीक है। तो यूँ हमारे 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। मैंने कोशिश तो की है अपनी मालूमात की हद तक, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ और आप लोगों की राह से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो एक तालिब इल्म की काविश है आप लोगों की थोड़ी बहुत रहनुमाई करने की या थोड़ी बहुत मदद करने की। जो कुछ मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और अपने आप और यही समझता रहता हूँ, और हमेशा तमाम उम्र स्टूडेंट एक तालिब इल्म ही रहूँगा इंशाल्लाह। आखिर में आपके वक्त और आपकी तवज्जो के लिए बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। इस कंटेंट को बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें मैं बना के लाऊं, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं गलती का एहतमाल या इम्कान ज़रूर रहता है। तो आप काइंडली अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें, मुझे ज़रूर बताया करें कि क्या चीज़ें हैं जिनको मैं और मज़ीद अच्छा या बेहतर कर सकता हूँ। मेरी मदद कीजिए ताकि फिर हम अपने जूनियर्स की आपके साथ में मिलकर उनकी भी और बेहतर हेल्प कर सकूँ, उनको और अच्छा गाइड कर सकूँ। ये सब कुछ मुमकिन है आपकी मदद या आपकी फीडबैक की वजह से। तो कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगी, नहीं भी अच्छी लगी तो भी बताइए, ताकि मुझे तालिब इल्म को पता चले कि क्या चीज़ें मुझे और अच्छी करनी है। और आखिर में आप सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वो ख्वाब जो आपके वालिदैन ने देखे हैं, अल्लाह उनको शर्मिंदा ताबीर करे, अल्लाह आपको इस काबिल करे कि आप वो खुशियाँ, सुकून, रातें उनको लौटा सकें जो उन्होंने आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत बेचैनी, बहुत बेकरारी और बहुत कुछ अपनी चीज़ों की और ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है। अल्लाह आपको इस काबिल करे कि आप वो सारी ख्वाहिशात उनकी दोबारा उनकी झोली में डाल सकें और अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटें और उनकी मुस्कुराहटें समेट सकें और अपने रब को भी राज़ी कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह सब्जेक्टिव में आपसे ज़रूर बात होती है। इस तालिब इल्म को भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा, फिर आपसे बात होती है सब्जेक्टिव में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में शामिल रखिएगा। खुदा आपका आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।